जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता के बारे में। इसके विषय सूची के बारे में जानेंगे कि देखिए सीआरपीसी के जान चुके हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के बारे में जान चुके हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं आईपीसी इंडियन पीनल कोड या फिर आप कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता। तो चलिए ये जानते हैं आज इसके विषय सूची के बारे में कि 1 से 10 तक के विषय सूची में क्या क्या दिया गया है और इसमें कितने धाराएं हैं। ये जानते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं। फिलहाल तो पूरा अध्याय आज नहीं जानेंगे क्योंकि इसमें 23 से 24 अध्याय एक बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, आज हम 10 अध्याय के बारे में जानेंगे। 10 अध्याय के बारे में जानेंगे और उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि संक्षेप में बताऊंगा कि किसमें क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए पहला आप देखेंगे तो अध्याय। देखिए हमेशा की तरह यहाँ अध्याय और धारा, इसमें भी धारा चलता है। ठीक है, देखिए सीआरपीसी में और इंडियन पीनल कोड में धारा चलता है। और यदि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखेंगे, भारतीय संविधान में, तो वहाँ पर अनुच्छेद चलता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में धारा को सेक्शन कहते हैं। तो यदि आप अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे तो आर्टिकल का चार्टर हो जाता है। ठीक है, चार्टर वहाँ चलता है हिंदी में और यहाँ पर धारा चलता है। तो अध्याय यदि आप 1 में देखेंगे तो इंडियन पीनल कोड, जिसे मैं शॉर्टकट पे आईपीसी, ठीक है, आईपीसी के विषय सूची के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे विषय सूची भी लिख लीजिए, विषय सूची के बारे में। ठीक है, विषय सूची आप जान लेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए अध्याय यदि आप 1 में बात करेंगे, ठीक है, अध्याय 1 में, तो अध्याय 1 में 1 से 5 तक में आप देखेंगे तो यहाँ प्रस्तावना दिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आपको 2 चीज़ मिलेगा। ठीक है, प्रस्तावना में आपको 2 चीज़ मिलेगा। पहला क्या है कि संहिता का नाम, संहिता का नाम और दूसरा क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि प्रवर्तन और विस्तार। इसका मतलब क्या है, देखिए संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और विस्तार। इसका मतलब है कि कहाँ तक ये लागू होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अध्याय 2 में। ठीक है, अध्याय 2 में देखेंगे तो 6 से 52 के का तक में आपको जो है क्या मिल जाएगा, इसमें साधारण स्पष्टीकरण मिल जाएगा। साधारण स्पष्टीकरण। अब इसमें साधारण स्पष्टीकरण का मतलब ये है कि कुछ शब्द जैसे जंगम संपत्ति का मतलब क्या है, और उसमें लोग का अर्थ क्या है, स्त्री का अर्थ क्या है या पुरुष का अर्थ क्या है, व्यक्ति का अर्थ क्या है, न्यायालय का क्या है। तो इन सब जो हार्ड, जिसे कह सकते हैं कि हार्ड शब्द, ठीक है, जो हार्ड शब्द है उसके बारे में इस साधारण स्पष्टीकरण में आपको बताया जाएगा। ठीक है, 6 से 52 तक में साधारण स्पष्टीकरण है। इसमें आपको कुछ शब्दों के बारे में बताया जाएगा कि किन शब्द का क्या क्या अर्थ है या फिर किन किन तक लागू है। जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति किन किन चीज़ें के लिए लागू होगा, स्त्री के लिए लागू होगा या पुरुष के लिए लागू होगा या फिर दोनों के लिए लागू होगा या फिर बालक के लिए या नाबालिग के लिए। तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। जहाँ तक यदि लोग की बात है वहाँ तक स्त्री या पुरुष उसमें सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको साधारण स्पष्टीकरण में मिलेगा। यदि कोई शब्द से संबंधित यदि आपको जानना है तो आपको इस साधारण स्पष्टीकरण पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप अध्याय 3 में देखेंगे तो अध्याय 3 में आपको 53
53 से 75 तक में। इसमें आपको मिल जाएगा दंडों के विषय में, दंडों के विषय में, ठीक है, विषय में। इसमें आप क्या मिलेगा, देखिए इसमें आपको दंड के बारे में मिलेगा कि दंड कितने प्रकार के होते हैं और दंड से संबंधित कि साधारण कारावास क्या है या फिर आप कठोर कारावास क्या है, ठीक है। तो ये सब जितने संबंधित है, जैसे आजीवन कारावास का मतलब क्या है, इसमें आपको दंड के विषय में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप दंड के विषय पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सब मिलेगा। और यदि आप चौथा देखेंगे, चौथे में, तो यहाँ पर 76 से 106 तक में, 106 तक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साधारण अपवाद, ठीक है, साधारण अपवाद मिलेगा। साधारण अपवाद का मतलब है कि इसमें भी अपराध है लेकिन इसमें रियायत है। रियायत का मतलब है कि कुछ हद तक व्यक्ति को छूट मिलती है, जिसमें यदि आप देखेंगे 96 से 106 तक पे, तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की बात की गई है। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि आप प्राइवेट प्रतिरक्षा, कि आप अपनी रक्षा के लिए किस हद तक आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में, ठीक है, कुछ लुटेरे या फिर चोर आके लूटने लगते हैं, लेकिन वो अपने सुलभ यानी चोरी को सुलभ बनाने के लिए आपको या फिर गन की धमकी देते हैं या फिर आपको मारने की धमकी देते हैं, ठीक है। यदि आप उस अवस्था में हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक ऐसा क्षण आ जाए कि बस आपको ही मार ही देंगे, ठीक है। जैसे जो लूटने आए हैं, आपके सामने चाकू या फिर बंदूक से यदि आपको हानि पहुंचने वाली है और शीघ्र पहुंचने वाली है, कि आपको ऐसा एक क्षण प्रतीत होता है कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो उस वक्त जो है आपको इसके तहत रियायत मिलेगी, ठीक है। 196 से 106 तक में इसमें आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि एक सामने वाला व्यक्ति है, एक आप हैं, ठीक है, एक मैं हूँ, एक सामने वाला है, लेकिन जितना मुझे अधिकार है, ठीक है, जीने का, उतना सामने वाले को भी अधिकार है। लेकिन यदि वो मेरे अधिकारों को हनन करता है तो ये मेरे अधिकार का हनन है, क्योंकि मेरा भी कुछ अधिकार है जीने का। तो जिसके कारण ये इसमें बताया गया है कि यदि आप खुद की रक्षा के लिए किसी को मार सकते हैं, ठीक है, इसमें बताया गया है 96 से 106 तक में। तो जब हम 106 तक में पढ़ेंगे 96 से, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, ठीक है। अब ये जो है अध्याय 4 में ही आता है, ठीक है। और अध्याय यदि आप 5 में देखेंगे, तो अध्याय 5 में देखेंगे तो 107 से 120 तक में आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा दुष्प्रेरण, ठीक है, दुष्प्रेरण से संबंधित अपराध, संबंधित अपराध। देखिए संबंधित दुष्प्रेरण का मतलब क्या, देखिए दुष्प्रेरण का मतलब है कि आप अपराध नहीं, आप जो है किसी दूसरे को उत्साहित करते हैं अपराध करने के लिए, आप उकसाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप दुष्प्रेरण कर रहे हैं, ठीक है, साधारण भाषा में, कि किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रेरण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि आप 5 के का में देखेंगे, 5 के का में, ठीक है, ये अध्याय है 5 के का, इसमें देखेंगे तो 120 के का और खा में आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र, इसमें आपराधिक षड्यंत्र मिल जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र,
षड्यंत्र के बारे में, आपराधिक षड्यंत्र। यदि आप षड्यंत्र के तहत यदि कोई अपराध करते हैं तो आप इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद आप 6वां अध्याय देखेंगे तो 6 में आपको 121 से, ठीक है, 130 तक में, 130 तक में आपको क्या दिया गया है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। इसका मतलब क्या है, ये जो धाराएं हैं या ये धाराएं आपको यमलोक तक पहुंचा देगी, ठीक है। यमलोक का मतलब ये है कि इसमें आपको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, फांसी तक आपको चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब आप यदि आप इससे समझे कि इसमें दिया क्या गया है, तो इसमें दिया गया है कि राज्य के खिलाफ यदि आप युद्ध छेड़ते हैं, ठीक है, युद्ध छेड़ते हैं, तो उससे संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि राज्य के या फिर सरकार से के विपक्ष में, ठीक है, आप युद्ध करते हो उसके सामने, तब आपको फांसी की सजा या फिर मृत्युदंडादेश, ठीक है, मृत्युदंडादेश या फिर आजीवन कारावास, जहाँ तक उम्मीद है, फिर आपको जो है मृत्युदंडादेश या फिर फांसी दिया जाएगा, ठीक है। वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यायालय उस वक्त क्या देते हैं, ठीक है, न्यायालय द्वारा। उसके बाद यदि आप 7वां देखेंगे तो 130 के बाद 131 से 140 तक में आपको देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध, अपराध। अब ये क्या है, देखिए इसमें बताया गया है कि सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध। इसका मतलब है कि सेना से संबंधित यदि कोई अपराध करते हैं या फिर इनकी छावनी में यदि आप चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद यदि वह व्यक्ति किसी और को भी बेचता है, ठीक है, यदि वह दूसरे व्यक्ति को किसी को बेचता है, यदि उसे पता है कि ये सेना से चुराया गया है, ठीक है, तो वो भी अपराध के श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि यदि सेना, नौसेना यदि किसी भी उनकी वर्दी को, ठीक है, उनके वर्दी को यदि कोई व्यक्ति पहनता है और पहन कर घूमता है, ठीक है, यदि देखिए वो अपराध की श्रेणी में आएगा, लेकिन कब आएगा, जब किसी व्यक्ति को यह पता ना हो कि यह व्यक्ति सेना या नौसेना या वायुसेना से संबंध है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इन तीनों पोस्ट में से किसी व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास वर्दी है, ठीक है, वर्दी उसके घर के व्यक्ति यदि कोई पहन लिया और पहन के घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, यदि कोई दूसरे व्यक्ति उसे देखकर उसे ये लगता है कि हाँ ये सेना है, सेना से संबंधित व्यक्ति है, ठीक है, तब वो अपराध है। लेकिन यदि वह उस व्यक्ति को पता है कि हाँ ये सेना से संबंधित नहीं है, लेकिन ये इसने पहन रखा है, तो वो अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको 40 में बताया जाएगा, 40 में अध्याय धारा 40 में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप 8वां अध्याय देखेंगे तो 8वें अध्याय में 141 से 160 तक में आपको मिल जाएगा लोक प्रशांति के विरुद्ध, लोक प्रशांति से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है, ठीक है। लोक प्रशांति से संबंधित अपराधों के बारे में। इसका मतलब ये है कि यदि आप लोक प्रशांति का मतलब ये है कि शांति कायम रखना, ठीक है, शांति मतलब समूह में शांति कायम रखना लोगों के बीच। यदि
से संबंधित यदि कोई आप अपराध करते हैं उसके विरुद्ध, यानी कि शांति के विरुद्ध का मतलब यहाँ पर आप विरुद्ध भी लिख सकते हैं, ठीक है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि शांति कायम है, ठीक है, शांति कायम है समाज के बीच में, वहाँ पर आप विद्रोह या फिर और कुछ ऐसी घटना करते हैं जो शांति भंग होती है, तब आप अपराध की श्रेणी में आएंगे। तब आपको 41 से 60 के अंदर में आपको धाराएं दी जाएगी, आपको चलाया जाएगा, ठीक है, उससे संबंधित आपको दंड दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि 90 में देखेंगे तो 161 से 171 तक में आपको मिल जाएगा लोक सेवकों या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, ठीक है, के विषय में यहाँ पर लोक सेवकों से संबंधित या उनसे संबंधित अपराधों के विषय बताया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि 91 के का में अध्याय में देखेंगे, 9 के का अध्याय है, ठीक है, 9 के का में 171 के का से देखेंगे तो झा तक में आपको मिल जाएगा निर्वाचन से संबंधित अपराध। यदि कि आप निर्वाचन में यदि किसी प्रकार के घोटाले में यदि आप पाए जाते हैं तो आपको इन धाराओं से संबंधित आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब 9 के बाद आप देखेंगे 10 में, ठीक है, अध्याय 10 में देखेंगे तो अध्याय 10 में आपको मिल जाएगा 172 से 190 तक में, 190 तक में मिल जाएगा लोक सेवकों के विधिपूर्ण, ठीक है, प्राधिकारों की अवमान्य करना, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकारों के अवमान्य करना। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई सरकार के द्वारा या सरकार के लोक सेवकों के द्वारा, जैसे डीएम है, एसडीएम है, उनके द्वारा यदि कोई विधिपूर्ण, यानी कि विधिपूर्ण मतलब है कि कानून के तहत यदि कोई घोषणा की जाती है, ठीक है, यदि उसका आप पालन नहीं करते हैं तब आपको इन धाराओं से संबंधित आपको दिया जाएगा दंड, ठीक है, 172 से 190 के बीच में। जैसे मान लिया जाए कि 144 धारा लागू कर दिया गया, ठीक है, जैसे समाज में हिंसा चल रहा है और वहाँ पर 144 सीआरपीसी का 144 धारा लागू कर दिया गया, ठीक है, 144 धारा लागू करने के बाद क्या हुआ कि अब ये धाराएं लागू होगी, ठीक है। यदि आप वो विधिपूर्ण से उसे लागू कर दिया गया, ठीक है, वहाँ तो लागू कर दिया गया, लेकिन अब यदि कोई अपराध करेगा, यदि उसे नहीं मानेगा, तब आपको दंड कैसे दिया जाएगा। दंड के विषय में फिर आपको 10वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 172 से 90 के बीच में बताया जाएगा कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमान्य करना। इसका मतलब है कि वहाँ पर नियम का लागू हुआ है और वहाँ आपने पालन नहीं किया, ठीक है, पालन नहीं किया, इसलिए आपको इस धाराओं से संबंधित आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है। अवमान्य, इसका मतलब अवमान्य का मतलब है कि आप उस कानून को नहीं मानते, ठीक है। 10 के बाद आप 11 देखेंगे, 11 में देखेंगे तो 191 से 229 के का तक में दिया गया है मिथ्य साक्ष्य और
मिथ्य साक्ष्य और लोक न्याय। लोक न्याय, न्याय, लोक न्याय, लोक न्याय से संबंधित अपराध, संबंधित अपराधों के विषय में, ठीक है, के विषय में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 191 से 129 तक में मिथ्य साक्ष्य मतलब झूठा, ठीक है, मिथ्य मतलब झूठा, साक्ष्य मतलब दस्तावेज यदि प्रस्तुत करते हैं, और लोक न्याय, लोक न्याय का मतलब कि न्याय से संबंधित यदि कोई चीज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन इसके बीच में आपको 3 चीज़ मिलेगा, ठीक है, 11 है और 11 के बीच में 3 चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट वन में देखेंगे तो 217 से 223 तक में, 223 तक में, ठीक है, 217 से 223 तक में आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा लोक सेवकों द्वारा विरुद्ध कार्य बताया गया है, ठीक है। इसी में अध्याय 11 में देखेंगे तो 11 के अंदर ही आता है 217 से 223, उसी के अंदर ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इसी के अंदर देखेंगे 224 से 227 तक में, ठीक है, 227 तक में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विधिपूर्ण ढंग से, ठीक है, विधिपूर्ण ढंग से पकड़े जाने प्रतिरोध करना, ठीक है, प्रतिरोध करना। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरे पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, 228 से 229 तक में, 29 के का तक में न्यायालय की अवमान्य, न्यायालय की अवमान, ठीक है। इसका मतलब कि न्यायालय की यदि आप बातों को नहीं मानते हैं तब आपको दंड कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर आपको 228 से 229 के काल तक में बताया गया है। तो आप एक बार देख लीजिए कि देखिए 96 से 106 तक में यहाँ पर आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में दिया गया है, सेल्फ डिफेंस, ठीक है, सेल्फ डिफेंस जिसे हम कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप जो है इसे याद कर लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें 12 से 23 तक के अध्याय के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, 12 से 23 तक के। उसके बाद फिर जो है हम सीधा आईपीसी शुरू करेंगे, आईपीसी या फिर संविधान से शुरू करेंगे, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट में से या तो आईपीसी या तो संविधान, ठीक है, संविधान शुरू करूँगा। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे हम जानते रहेंगे, आप इसे याद करते रहना, ठीक है। अभी फ़िलहाल हो सकता है 2-4 दिन अभी इसे ना शुरू करूँ, ठीक है, उसके बाद शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलिए ये फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।